हेलो, हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर। पिछली वीडियो में मगध महाजनपद की दो वीडियोस हमने देख चुकी है। तो हमने उसमें जो है मगध पे शासन करने वाले तीन वंशों के बारे में पढ़ा। पहला था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंद वंश जब समाप्त हो रहा था, ठीक है, और मौर्य वंश का जब उत्थान हो रहा था, इस बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो ये क्या था, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते ही हैं कि अब देखिए मेन चीज़ आपको ये समझना है कि यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे ये है मगध, बिहार के एरिया में, ठीक है ना। बिहार के एरिया में मुख्यतः ये है मगध। अब बिहार के एरिया में मगध था, तो अब मेन चीज़ हमें यहाँ पे ये सीखनी है कि ऐसा क्या हुआ कि जो भी आक्रमण हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य थे, जो है वो घनानंद के दरबार में गए थे। तो वो क्यों गए थे? उनकी चिंता ये थी कि जो वेस्ट है वहाँ से आक्रमण होने वाले थे। तो अब ये आक्रमण वेस्ट से क्यों हो रहे थे? तो मेन चीज़ क्या थी कि जो ये वेस्ट वाला एरिया था ना, ये वाला, यहाँ पे कोई ऐसा राजवंश नहीं था पंजाब के एरिए में और राजस्थान के एरिए में जो बहुत मजबूत रहा हो। तो जितने भी आक्रमणकारी थे वो इधर ही से आक्रमण करते थे। तो पहली रीजन तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई राजवंश की उपस्थिति न होने के कारण जो भी राजा थे विदेशी, वो यहीं आक्रमण करते थे। अब बात ये आती है कि सर फिर कौन था जो आक्रमण किया? तो इस सिलसिले में देखिए जो इतिहास में हमें पता चलता है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, मतलब पूरी पूर्वी क्या कहें कि ये वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र पे ये जो सामने आपको दिख रहा है ये क्षेत्र, यहाँ पे जो है ना, इस वाले क्षेत्र पे, यहाँ पे ये कंबोज और गांधार जो आपको दिख रहा होगा, इस वाले क्षेत्र पे, यहाँ पे अगर हम आक्रमण की बात करें तो चूंकि जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था, जो मगध और ये सब एरिया थे, काफ़ी शक्तिशाली राज्य थे। लेकिन जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था पंजाब और राजस्थान में, इसमें छोटे छोटे राजाओं का शासन था, तो वो कमज़ोर थे। अब कमज़ोर थे तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो हमेशा इधर ही से आक्रमण करते थे, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से इन्हें हरा सकते थे। तो अब बात आती है किसने आक्रमण किया। तो भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था ना, वो ईरान ईरान आप देखते होंगे, ईरान ईरान मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं इसमें जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये है ईरान, यहाँ पे है ईरान, और यहाँ पे है ये है अपना हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो जो ईरान है ना, ईरान ईरान के जो शासक थे, ठीक है, ईरान के शासक मतलब ईरान को उस समय फारस बोला जाता था। ईरान में हखमनी वंश था। कौन सा वंश था? हखमनी वंश था, ठीक है ना। उस समय ईरान में हखमनी वंश था। तो हखमनी वंश के जो राजा थे, इसके हखमनी वंश के संस्थापक थे साइरस, ठीक है। हखमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय। तो हखमनी वंश जो था, इसने पहली बार जो है भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। और इसमें भी किसने? इसमें जो हकमनी वंश के संस्थापक डेरियस ने। किसने? डेरियस ने। तो डेरियस जो था, डेरियस प्रथम, इसने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, तो आपको पता होगा डेरियस प्रथम। किस वंश का था? वो हखमनी वंश का था। कहाँ का था? तो ईरान का था। अब जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है कि मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। तो अब यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे कि हखमनी वंश ईरान में स्थापित वंश था। इस वंश का शासक डेरियस था। भारत पर आक्रमण करने वाला यह विदेशी राजा था। इसने गांधार और कम्बोज को हरा दिया। तो गांधार और कम्बोज कहाँ था? पाकिस्तान में था। कहाँ था? पाकिस्तान में। फिर लिखा है कि इस वंश के संस्थापक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया। तो अब पहले आपने यहाँ समझा कि भारत पर जो है सबसे पहले विदेश से आक्रमण किया हकमनी वंश के राजाओं ने। कहाँ के थे? ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। इसमें किसने आक्रमण किया? तो इसमें हमने पढ़ा कि डेरियस तृतीय ने सबसे पहले आक्रमण किया। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक इस वंश का कौन था? इस वंश के संस्थापक के साइरस, ठीक है।
तो अब इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख रहे होंगे। ये फ़ोटो जो है ये है सिकंदर की। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए ये फ़ोटो है। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, जूमिंग कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो ये फ़ोटो है अलेक्जेंडर द ग्रेट थी। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था ये भी समझते हैं। एक फ़ोटो और देख लीजिए आप पहले। ये देखिए ये फ़ोटो है, एक हाथी पे बैठा आपको इंसान दिख रहा होगा। ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है राजा पोरस। कौन है? पोरस, ठीक है। तो राजा पोरस जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक। अब और आगे बात करते हैं कि अब इन दोनों से मतलब क्या है हमारा। अब देखिए हमने अभी देखा सिकंदर को, ठीक है, सिकंदर को देखा और पोरस को देखा। तो इससे क्या मतलब है हमारा, हमने क्यों सिकंदर और पोरस को देखा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए भारत पर जो है पहले तो आक्रमण हुआ ईरान के द्वारा, ठीक है। ईरान के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ। ईरान के बाद ना एक जगह है यूनान। अब यूनान कौन सी जगह है ये आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए आप ये देख पा रहे होंगे यूरोप का नक्शा है। इसमें मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक बड़ा छोटा सा राज्य दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा ना, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ मैसिडोनिया। पहले इसी को बोला जाता था यूनान। मैसिडोनिया का ही नाम यूनान था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ पा रहा होगा कि जो मैसिडोनिया था उसी का नाम था यूनान, ठीक है। तो यहाँ से सिकंदर सभी राज्य को जीतते हुए भारत की तरफ आता है। तो आपने देख लिया सिकंदर के बारे में और यूनान कहाँ था वो देख लिया। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सिकंदर था कौन, फिर पढ़ेंगे कि इसने भारत पर आक्रमण कैसे किया, क्यों किया। देखिए सिकंदर जो था ना वो यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था, ठीक है। और इसका मूल नाम जो है वो अलेक्जेंडर था। काफ़ी बार पेपर में पूछ देता है कि सिकंदर का नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर था, ये आप याद कर लीजिएगा। इसका जन्म 356 बीसी में हुआ था। यहाँ पे देखिए इसका जन्म कब हुआ था, 356 बीसी में हुआ था। एक चीज़ और आपको समझ में आ गई, इसकी पत्नी जो थी उसका नाम था रेक्सोना। पत्नी का नाम क्या था, रेक्सोना। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ से समझना है सिकंदर के बारे में कि यूनान का रहने वाला था, ठीक है, राजा फिलिप का पुत्र था, ठीक है, इसका नाम अलेक्जेंडर था, 356 बीसी में इसका जन्म हुआ था और इसकी पत्नी थी रेक्सोना। अब देखिए इसके जो गुरु थे ना वो अरस्तु थे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो राजा पोरस थे वो कुरु के राजा थे, ठीक है। कुरु महाजनपद में एक महाजनपद था, तो कुरु के राजा थे पोरस। उससे सिकंदर का युद्ध होता है, ठीक है, 326 बीसी में, ठीक है। कब होता है, 326 बीसी में कुरु के राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है। और इस युद्ध का नाम जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पूछा जाता है। इस युद्ध का नाम था झेलम वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध। इस तीनों में से आपसे कोई भी नाम पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा कि झेलम वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था, तो आप इसमें यहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं। तीनों में से कोई नाम आपको दे देगा, या तो झेलम या वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध। तो आपको ये तीनों याद रखना है कि झेलम, वितस्ता और हाइडे स्पीच का युद्ध। अब तीसरी चीज़ और क्या है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिख बता रहा है कि इसने पोरस हार जाता है, पर उसकी वीरता और साहस को देख के सिकंदर उसे अपना मित्र बना लेता है और रेक्सिना उसे राखी बांधती है। तो होता क्या है कि हालांकि पोरस सिकंदर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा राजा था, लेकिन सिकंदर जो है वो उससे हारता नहीं है, उससे युद्ध करता, कहता मैं युद्ध करूंगा। और ये देख करके जो है ना पोरस हार भले ही जाता है, लेकिन सिकंदर बड़ा ही प्रभावित होता है, क्योंकि एक वीर ही योद्धा के बारे में समझ सकता है, एक वीर ही वीरता को देख पहचानता है। तो सिकंदर कहता है कि भाई तुम मेरे मित्र बन जाओ, और उसकी जो वाइफ रहती है रेक्सोना वो उसे पोरस को राखी बांधती है और अपना भाई बना लेती है। अच्छा, अब सिकंदर का जो ये मेन एम था कि उसने जो है पोरस को हरा दिया। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था भारत में एंट्री करना। लेकिन जब वो भारत में एंट्री करने जाता है तो एक बड़ी दुविधा हो जाती है। अब दुविधा क्या हो जाती है उसको समझते हैं। देखिए दुविधा ये रहती है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे था कुरु का एरिया, यहाँ पे पोरस को हरा करके सिकंदर आगे बढ़ता है। जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्यास नदी, ये वाली है व्यास नदी, ये पंजाब और हिमाचल के एरिया में ये व्यास नदी। सिकंदर की सेना यहाँ पे छावनी डाल के खड़ी रहती है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कुछ अफवाहें उड़ा दी जाती हैं।
अब अफवाह उड़ा दी जाती है तो सिकंदर की सेना जो रहती है वो डर जाती है, और चूंकि सिकंदर की सेना जो है लगातार सिकंदर युद्ध करता हुआ इधर से आ रहा था तो थक भी जाती है। तो सिकंदर की सेना कहती है कि भाई हम तो अभी इस व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। सिकंदर बड़ा समझाता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिकंदर की सेना जो है वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ होता क्या है कि सिकंदर का जो सेनापति रहता है थल सेना का, उसका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस जो रहता है वो सिकंदर की थल सेना का सेनापति रहता है। ये बड़ा ही चालाक रहता है, ये नहीं मानता किसी अफवाह के बारे में, लेकिन फिर भी अब चूंकि सिकंदर का आदेश था तो भाई वापस तो सबको जाना ही था। तो आखिर में क्या होता है कि सिकंदर यहाँ से वापस चला जाता है, और वापस जाते वक्त ही ईरान के पास एक जगह है बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन, ईरान के पास बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब मृत्यु कैसे होती है, तो ऐसा है सिकंदर को कोई मारता नहीं है, सिकंदर की मृत्यु डायरिया की वजह से हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, डायरिया की वजह से हो जाती है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने ये समझा कि भारत पे जो है जो ट्रांजिशन पीरियड था नंदवंश और मौर्य वंश के बीच का, उसमें विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरान से जो है आक्रमण होता है हकमनी वंश के राजा के द्वारा, और उसमें जो है डेरियस तृतीय ने डेरियस प्रथम आक्रमण करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनान का, तो यूनान में सिकंदर आता है। सिकंदर का पहला युद्ध होता है पोरस से, पोरस हार जाता है लेकिन सिकंदर उसे अपना मित्र बना लेता है। लेकिन उसके बाद वो उसकी सेना जो है वो व्यास नदी को पार नहीं करती और सिकंदर वापस जाता है, और वापस जाते समय ही बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि सिकंदर के बारे में भी और पोरस के बारे में भी। अब आगे हम समझेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो देखिए हमने अभी तक जो है पोरस के बारे में भी पढ़ा, सिकंदर के भी बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जो बात आती है कि भाई अब मौर्य वंश स्थापित हो चुका था, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने चाणक्य अपने गुरु की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम इनके बारे में समझते हैं। तो मौर्य वंश में की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनकी माता का नाम था मोरा। क्या नाम था, मोरा। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, माता मोरा थी। अब देखिए क्या कह रहा है कि अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से इसने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। ये हम सब जानते हैं कि इन्होंने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना करने के साथ ही इसने क्या किया, घनानंद की हत्या कर दी और उसकी पुत्री दूरधरा से विवाह कर लिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी कौन सी हुई, तो पहली पत्नी हुई दूरधरा। कौन थी वो, घनानंद की पुत्री थी। इसके बाद क्या होता है, इसके ही समय, अब देखिए यहाँ पे लिखा सेल्यूकस निकेटर। अभी हमने बात की थी कि सिकंदर जो था उसकी थल सेना का जो है सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। और ये क्या था, ये असंतुष्ट होकर गया था क्योंकि इसका मानना तो था कि अटैक किया जाए भारत पे, लेकिन सिकंदर ने मना कर दिया था। तो क्या करता है कि ये फिर से आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर फिर से आक्रमण करता है। इस बार आक्रमण मगध पे होता है। अब तब तक मगध बहुत शक्तिशाली राज्य हो चुका था, तो निकेटर हार जाता है, लेकिन इसकी भी सेना बहुत ही तगड़ी थी और चंद्रगुप्त मौर्य की भी सेना बहुत तगड़ी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रस्ताव देते था सेल्यूकस निकेटर को विवाह का। अब विवाह का प्रस्ताव देता है तो उसकी बेटी जो रहती है कार्नेलिया से सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये इसकी होती है दूसरी पत्नी। ठीक है, और फिर देखिए दहेज में क्या करता है ना चंद्रगुप्त मौर्य, दहेज में इरिया अराकोसिया और जेड्रेसिया। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, इसका तो नाम ही नहीं सुने हैं। तो इनको कहते हैं कांधार, मकराना और हेरात। ये मूलतः जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया था। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया था। ये तीनों एरिया को जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझ में आया कि मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। माता थी उसकी मोरा, सहयोग मिला था इसे अपने गुरु चाणक्य का। इसने अपनी घनानंद की बेटी दूरधरा से पहले विवाह किया और उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से विवाह किया। अब यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो जो है निकेटर से जो है 3 जगह लेता ही है दहेज में,
लेकिन उसे उपहार में जो है क्या, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य उपहार में क्या सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर आया था यूनान से और यूनान में हाथी नहीं थे और भारत उस समय हाथियों के लिए बहुत प्रचलित था, तो ये 500 हाथी उपहार में देता है। ठीक है। और अब चूंकि एक बात बताइए, अब सेल्यूकस निकेटर तो चंद्रगुप्त मौर्य तो सेल्यूकस निकेटर के लिए क्या था, एक शत्रु था। अब शत्रु की से अपनी बेटी का विवाह कराया युद्ध को टालने के लिए। ठीक है। तो अब उसे चिंता तो रहेगी ही ना भाई कि भाई शत्रु की यहाँ अपनी बेटी को दे दी है। तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि अपना एक राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज जो है वो राजदूत अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। अब क्या होता है कि मेगास्थनीज को भेजा जाता है कि भाई देखना कार्नेलिया को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है सेल्यूकस निकेटर एहतियातन मेगास्थनीज को भेजता है। अब मेगास्थनीज जब भारत में रहता है तो वो पुस्तक लिखता है, पुस्तक है इंडिका। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा और याद करिएगा। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। तो यहाँ पे आपको पहली जानकारी मिलेगी कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने पुस्तक कौन सी लिखी, मेगास्थनीज ने इंडिका। और इंडिका में क्या जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना वो जैन धर्म को मानता था, और जैन धर्म की इसने शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। और एक रुद्रदामन थे, इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख की रचना की थी। इससे यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है जो यहाँ जानने वाली है, वो ये है कि मौर्य वंश के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी है ना वो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। तो यहाँ 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। पहली चीज, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरी चीज, इसने पुस्तक कौन सी लिखी, तो इसने पुस्तक लिखी इंडिका। यह किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है। अब आता है दूसरी की अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की। तीसरी चीज, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब क्या होता है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो है उसका जो बेटा रहता बिंदुसार, वो बैठा मगध के साम्राज्य की गद्दी पर। ठीक है। देखिए इसकी माता दूरधरा रहती है। दूरधरा कौन, याद है ना, ये थी घनानंद की बेटी और चंद्रगुप्त मौर्य की पहली बीवी। इसका बेटा रहता बिंदुसार। ठीक है। यह बनता चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। अब इसने अपने समय में जो सीरिया थे, सीरिया के नरेश जो है, इसके समय में सीरिया के नरेश ने अपना राजदूत डाइमेकस इसके दरबार में भेजा था। ठीक है। और इसी को जो है माना जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे डाइमेकस को। ठीक है। अच्छा, बिंदुसार के दौरान में जो मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फ, उन्होंने भी अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायनोसियस। ठीक है, जिसका नाम था डायनोसियस। तो अब आपसे पूछा जाए कि डायनोसियस जो है वो किस राजा के दरबार से आया था, तो फिलाडेल्फस के। ठीक है। और ये कहाँ के राजा थे, मिस्र के। और डाइमेकस, तो डाइमेकस आया था सीरिया के राजा के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके समय जो है तक्षशिला में विद्रोह होता। अब देखिए होता क्या है ना, बिंदुसार के समय में तक्षशिला जो कि कश्मीर के साइड में था, वहाँ विद्रोह हो जाता है। ठीक है। अब जब विद्रोह होता है तो बिंदुसार का जो बड़ा बेटा रहता है सुसीम, वो उस समय जो है वहाँ का राजकुमार रहता है। लेकिन वो बड़ा बड़ा बेचारा जो है बड़ा ही शांत प्रवृत्ति का रहता है, और उसने जो है वो ये मतलब नहीं दबा पाता है ये जो है इस विद्रोह को, तो असफल होकर के वापस आ जाता है। अब बिंदुसार सोचता है कि भाई क्या किया जाए। तो बिंदुसार जो है वो अपने बेटे अशोक, जो उस समय क्या था, अवंती, अवंती कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ देखिए अवंती, अवंती का था मध्य प्रदेश में। उस समय अशोक जो है वहाँ का राज्यपाल था। तो अशोक को कहता है कि भाई तुम जाओ और देखो कि जो है तक्षशिला का विद्रोह को शांत करो। अब अशोक चूंकि इतना क्रूर रहता है कि वो जाता और पूरा तक्षशिला, पूरे कश्मीर जो वर्तमान काट के रख देता सबको। अगले ही दिन फ़ोन करता है, मतलब अब फ़ोन करता है मतलब ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ फ़ोन था, मतलब संदेश भिजवाता है बिंदुसार के पास कि विद्रोह शांत हो गया। अब पूरा जो है राज दरबार शौक में आ रहता है कि भाई जो विद्रोह इतने दिन से चल रहा था, इतने मतलब वहाँ पे सुसीम ने उसको नहीं दबा पाया, अशोक ने एक ही दिन में ऐसा क्या किया। तो बाद में पता चलता है कि भाई कोई बचा ही नहीं,
जो विद्रोह कर सके। अशोक ने सबको काट दिया, ठीक है। तो बड़ा ही क्रूर शासक ये रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगी से भी जानकारी मिलती है कि अशोक ने वहाँ पे श्रीनगर शहर की भी स्थापना की थी। जब इस विद्रोह को दबाया तो वहाँ कुछ दिन रुका और उसने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। तो अब इससे एक चीज़ और साफ हो जाती है कि मगध की गद्दी पर बिंदुसार के बाद बैठने का सर्वाधिक जो है वो जो हक था, या जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जा रहा था या शक्तिशाली दावेदार माना जा रहा था, वो अब अशोक को माना जा रहा था। तो अब ये निश्चित हो गया था कि बिंदुसार के बाद सुसीम को राजगद्दी नहीं मिलने वाली मगध की, और किसे मिलेगी। तो अब ये क्लियर हो गया था कि वो राजगद्दी अशोक को मिलेगी। तो अशोक जो है वो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे इस पूरी वीडियो में, इस 20-25 मिनट की वीडियो में हमने देखा कि कैसे मौर्य वंश और नंद वंश की ट्रांजिशन पीरियड में विदेशों से आक्रमण हुए, कैसे यूनान जो आज मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा जो सिकंदर था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उसने कैसे ही सारे राज्यों को जीतते हुए पोरस को हरा करके, लेकिन उसकी वीरता को देखते हुए उसे अपना मित्र बनाता है और आगे बढ़ता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन व्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। अब इसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, और जो सिकंदर रहता है उसका जो सेनापति रहता है सेल्यूकस निकेटर, वो फिर से आक्रमण करता है। और चूंकि जब तक वो आक्रमण करता है तब तक मौर्य वंश की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठा रहता है। मौर्य वंश को उसने काफ़ी विस्तृत कर दिया था, उस समय उसकी सेना भी अच्छी थी। तो युद्ध होता है लेकिन निर्णायक कुछ फैसला नहीं निकलता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे विवाह का उपहार देता है। उसके बाद उसका विवाह होता है। ऐसे करते करते फिर चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठता है, और बिंदुसार के समय में ही ये साबित हो चुका था कि जो सबसे योग्य शासक है वो है अशोक। तो हमने यहाँ तक इसके बारे में पढ़ लिया। अब अशोक जो है एक अलग टॉपिक है, क्योंकि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक था। तो उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में अशोक को पूरा कवर करेंगे, क्योंकि अशोक एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अशोक ने कई अभिलेख लिखवाए। एक्चुअली अभिलेख लिखवाने की प्रथा ही मानी जाती है ऐसी कि अशोक के ही द्वारा शुरू की गई थी। तो चूंकि उसके कई अभिलेख हैं, कई शिलालेख हैं, तो उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो हम एक नई वीडियो में अशोक से संबंधित सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। और स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।